तो यहाँ हम समझते हैं एक बेसिक डेटा साइंस प्रोजेक्ट। उसके लिए सबसे पहले डेटा साइंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। डेटा साइंस में प्रिडिक्शन सिस्टम हम बनाते हैं। प्रिडिक्शन में जैसे अब कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम डेटा लिया है, इसको समझते हैं। इसमें हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर या जो मशीन है, मॉडल है, वो क्या लर्न करता है। तो इस रैंडम एग्जाम्पल में हम देखें, ये 10 स्टूडेंट का डेटा है। मैंने कुछ भी नाम दे दिए ABCD, और वो कुछ स्कूल से बिलोंग करते हैं, जैसे कुछ ABC स्कूल से एंड कुछ DEF स्कूल से। तो मैंने कहा A ABC स्कूल से बिलोंग करता है, उसका CGPA 9.2 है। B भी ABC से एंड उसका CGPA 9.1 है। लाइकवाइज F तक ABC से और CGPA अराउंड 9 है। एंड रिमेनिंग DEF स्कूल से जिनका CGPA नियर बाय 6 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम K है, वो ABC स्कूल से है, और पूछा जाए उसका CGPA अराउंड कितना होगा, तो आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, अराउंड 9 होगा, अराउंड। तो दिस इज प्रिडिक्शन सिस्टम। मॉडल भी इसी तरह ट्रेन होता है और प्रिडिक्ट करके देता है। प्रिडिक्शन में कुछ एक्यूरेसी होती है, जैसे आप जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है लाइक 9.3 और वैल्यू होनी चाहिए कुछ 9.45। तो जितना नियर बाय उस अकॉर्डिंग टू उसकी एक्यूरेसी होगी। अगर एग्जैक्टली सेम है तो एक्यूरेसी 100% हो सकती है। नियर बाय वैल्यू दी तो 9.8 लाइकवाइज। तो अब क्या करते हैं, जब मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हम हमारे पास जो डेटा होता है, यहाँ जैसे 10 एंट्री है, तो आपको जो डेटा मिलेगा उसमें कम से कम 1000 एंट्री होंगी, और डेटा सेट हो तो उसमें 10,000 एंट्री। मीनिंग जितना ज़्यादा मॉडल ट्रेन होगा उसका एक्यूरेसी उतना अच्छा होगा। तो अ, अब क्या करते हैं, इन एंट्रीज को जितनी भी हैं, 1000 हैं, 10,000 है, इन्हें डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। तो उसमें ट्रेनिंग में टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, ये डेटा को डिवाइड करते हैं। तो ट्रेनिंग में क्या करते हैं, उसी डेटा का 80% पार्ट को पहले मशीन को सिखाते हैं उस 80% पार्ट से, फिर उसी डेटा के 20% पार्ट से मशीन से पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डेटा है, इसमें से मैंने मशीन को इतनी एंट्री से सिखाया कि ABC है तो 9.2 है, ABC है तो 9.1 है, ABC है तो 9 है। तो मशीन ने सीख लिया कि ABC में अराउंड कुछ नियर बाय 9 होगा। फिर ये दो वैल्यू उसको नहीं दी, ये टेस्टिंग के लिए हैं। तो हमारे पास टेस्टिंग में वैल्यू भी और इसका रिजल्ट भी हमारे पास है। अब हम पूछेंगे E जो ABC में स्कूल से है, उसका CGPA कितना होगा। तो मशीन ने यहाँ पे वो सीख लिया, ये ट्रेनिंग फेज था या लर्निंग फेज था उसका। वो बोलेगी कुछ 9 अराउंड वैल्यू देगी। जैसे हमारे पास 9 वैल्यू, मशीन ने 9 दिया, तो हम कहेंगे इट इज 100% एक्यूरेट। अगर उसने 9.1 दिया तो एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी। तो हम क्या करते हैं, सेम डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट है, एंट्री है, उन्हें ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में डिवाइड कर देते हैं। ये ट्रेनिंग टेस्टिंग यूजुअली 80-20% या 70-30% होती है। 80-20 मतलब 80% डेटा को हम मशीन को दे देंगे लर्न करने के लिए, और उसी डेटा की 20% पार्ट से हम उससे पूछेंगे। अ, तो अब हम इसका सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। मैंने एक हार्ट डिसीज डेटा का प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है। तो अब आपको डेटा सेट, इसके लिए आपको डेटा सेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने कहा था भी 1000 एंट्री या 10,000 एंट्री का। तो आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, या तो आप खुद कलेक्ट करें, फिर उसमें रफ डेटा होगा, बहुत सारी प्रोसेस होंगी, नॉइस रिमूव करनी होगी, नल वैल्यू। तो वो बहुत अच्छा है, डेटा कलेक्शन एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप जेन्युइन डेटा कलेक्ट करके किसी रिपोजिटरी में डालते हैं, क्योंकि जो भी डेटा है वो किसी ना किसी ने तो प्रोवाइड किया ही होगा। तो बहुत सारे ऑलरेडी बिल डेटा सेट हैं कि अगर आपके पास, आप सीख रहे हैं, अपना डेटा नहीं है, तो हम कैगल से डेटा ले सकते हैं, या UCI डेटा सेट होता है। इसके अलावा और भी डेटा सेट आपको मिल जाएंगे। कोड पेपर विद कोड पे भी आपको पेपर एंड कोड और डेटा सेट भी मिल सकता है। एंड हगिंग फेस पे मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे डेटा सेट कंटेनर्स होंगे, वो मिल सकते हैं। तो कैगल पे जाके आपको बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हार्ट डिसीज डाला, या जैसे रिग्रेशन, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, बहुत सारे डेटा सेट आ रहे हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं
और अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कैगल से एक हार्ड डेटा लिया था। तो ये कैगल पे जो डेटा अवेलेबल है यूजुअली क्लीन है। क्लीन मतलब उसमें नल वैल्यू या फिर ऐसा कुछ मिसिंग वैल्यू, ये सारी चीज़ें नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकती है। तो हम अगर नहीं है तो अगर वैसे हम डेटा को चेक करना चाहिए कि क्लीन है या नहीं। क्लीन करने के बाद हमें आगे प्रोसेस करना है। तो ये कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज है, numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब हम प्लॉट बनाएंगे numpy नंबर के लिए, एंड पांडा हम डेटा फ्रेम यूज़ करेंगे उसके लिए, ये ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए है। एंड हम SVM, ये हम मॉडल्स यूज़ करेंगे, SVM नीव बाइस क्लस्टरिंग। तो ये सारी लाइब्रेरी उसके लिए है। उसके बाद हमने ये कोड लिया फ्रॉम, क्योंकि हम कोलैब यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये जो इन्वायरमेंट है कोलैब है। पाइथन के लिए आप चाहे तो जुपिटर, स्पाइडर, पाइचार्म, बहुत सारे इन्वायरमेंट है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कोलैब में जैसे जुपिटर है वैसे ये सेल्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब कोड को इतना थोड़ा पार्ट हमने अलग रख दिया। इसमें हम चाहे तो पाइथन में कमेंट देने के लिए हैश यूज़ करते हैं। इसमें चाहे तो हम एडिशनल नोट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कोड से हमें कोड सेल आ जाएगा, ये कोड सेल आ गया, मैं अभी इसे डिलीट कर देती हूँ। और टेक्स्ट से हमें टेक्स्ट सेल मिल जाएगा। तो इसमें मैं कुछ लिख भी सकती हूँ, जो हेडिंग मुझे नोट्स बनाने हैं, जो भी लिखना है, लाइक इट इज़ अबाउट हार्ट डिसीज। तो मैं जो भी लिखूंगी वो यहाँ पे नोट्स के जैसे आ जाएगा, इट इज़ अबाउट। तो मुझे बीच बीच में अगर नोट्स ऐड करने हैं सेल में तो ये भी कर सकते हैं। अब फाइल इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, क्योंकि ये कोलैब है तो उसके लिए फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट फाइल एंड अपलोडेड, या आपको जो भी नाम देना है, मैंने एक वेरिएबल का नाम अपलोडेड दे दिया, इक्वल टू फाइल्स डॉट अपलोड। तो जब ये रन होगा तो यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा। मैंने इसको, चलिए मैं दोबारा से रन कर देती हूँ। तो यहाँ पे चूज फाइल आएगा, आपके पास जो भी फाइल है, मेरे पास ये हार्ड फाइल रखी थी फोल्डर में, तो मैंने इसे ओपन कर दिया। ध्यान रखिएगा हम एक्सेल फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, पर डेटा साइंस में यूजुअली CSV फाइल लें तो वो बेटर रहता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज नहीं होती हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नाम है इसका। CSV फाइल कैसे बनाते हैं, जैसे मेरे पास ये एक्सेल फाइल है, मैं इसको फाइल सेव एज, और मुझे कहीं भी करना है जैसे डेटा साइंस में, यहाँ से एक्सेल नोटबुक आपको दिख रहा है, आप इसको छोड़ के CSV फॉर एक्सटेंशन ले लीजिए और उसे सेव कर दीजिए। तो फिर आपकी फाइल CSV फॉर्म में हो जाएगी और हमें वहाँ पे CSV फाइल इंपोर्ट करनी है। सो तो ये फाइल इंपोर्ट हो गई। इसके बाद मैंने इस पे कुछ फंक्शन लगाए, एक नाम दे दिया, हम pd.read.csv, जो हार्ड CSV हमने hard.csv फाइल इंपोर्ट किए वो पढ़ा और एक वेरिएबल का नाम लिया हार्ड, उसने स्टोर करा दिया। अब जो भी ये पूरी फाइल इस वेरिएबल में स्टोर है, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर आप ए नाम दे देंगे तो आप ए एक्सेस कर लेंगे। तो फिर हम इसमें हर डॉट हैड, मतलब हैड एंट्रीज दिख रहे हैं, मतलब हमें जस्ट देखना है किस तरह का डेटा है। हेड एंट्री में इनिशियल कुछ एंट्री वो दिखा देगा। एंड हर डॉट इन्फो, ये हमने दो कमांड यूज़ की। तो हर डॉट डेट हेड से हमारे पास इनिशियल वैल्यू, मतलब उसमें क्या क्या एज, जेंडर, CP। अब ये CP, ये सब चीज़ें क्या है, ये आप जब कैगल पे डेटा डाउनलोड करने जाएंगे तो कैगल पे वहाँ पे डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन भी होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि CP मतलब क्या है। आई थिंक ये कोलेस्ट्रॉल या कुछ पल्स काउंट, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगा वैल्यू। और लास्ट में जो है वो टारगेट है। टारगेट मतलब, टारगेट का क्या मतलब है कि अगर एज इतनी है, जेंडर यहाँ पे देखिए 10 लिया है तो वो मेल फीमेल के लिए, मेल के लिए यूजुअली डेटा में 1 यूज करते हैं, फीमेल के लिए 0। एंड ये अप टू डेटा है, आपको डेटा के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होगा कि क्या यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए प्रिडिक्शन, अगर एज 63 है, जेंडर मेल है, CP वैल्यू 3 है, एंड कोलेस्ट्रॉल 233, ये सब वैल्यू है। तो टारगेट 1 मतलब है, उसको हार्ट डिसीज है, 1 मतलब प्रेजेंट, एंड अगर 0 होता मतलब उसे हार्ट डिसीज नहीं है। तो ये सारी वैल्यू देके ये 1000 एंट्री का डेटा आई थी। तो इससे हमने मॉडल को सिखाया कि आपको पता करना है ये सब है तो हार्ट डिसीज हो सकता है। फिर हम कुछ टेस्टिंग वैल्यू से प्रिडिक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने हैड देखा, इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हमने यहाँ पे किया, हार्ट डॉट इन्फो। तो हार्ट डॉट इन्फो बताएगा कि किस तरह के एट्रीब्यूट है इसमें। तो इसमें एज एट्रीब्यूट है, नॉट नल है, मतलब हमें इससे ये पता चल रहा है कि कोई वैल्यू नल वैल्यू नहीं है। ये देखना भी जरूरी है, डेटा क्लीनिंग का पार्ट है ये, कि हमारे डेटा में कोई नल वैल्यू तो नहीं है। एंड इसका टाइप दिया है
इंटीजर 64 और ये सारे सारे एट्रीब्यूट है जैसे मैक्स, HR, ओल्ड स्पेक, ये सबका ये किस तरह का डेटा सेट है और इसमें कोई नल है या नहीं ये देख लिया हमने। फिर हमने एक बार ये इससे भी चेक कर सकते हैं इज नल सम, मतलब कितने नल वैल्यू हैं हमें, तो हमें इसमें पता चला 0 है। कुछ अगर जैसे एज में कोई नल होता तो यहाँ 1 आ जाता, जो भी वैल्यूज होते। फिर हम यहाँ पे बॉक्स प्लॉट से चेक कर सकते हैं कि इसमें एरर कह सकते हैं कि द वर्ड इज जो एक्स्ट्रा डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कुछ वैल्यूज होंगी उनको बोलते हैं आउटलायर। द बेटर वर्ड इज आउटलायर। आउटलायर कितने हैं हर एक एट्रीब्यूट में, तो इसके लिए बॉक्स प्लॉट बनाया। तो देखिए यहाँ पे एज में सब बॉक्स के बाहर कुछ नहीं है, मतलब आउटलायर नहीं है। अब आउटलायर क्या होता है, जैसे कि एक डेटा है उसमें एक क्लास है उसमें 60 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट का CGPA 8 to 9 है, 8.5, 8.6, 9 इस तरह का। एक स्टूडेंट का CGPA 5 है, दिस इज आउटलायर, मतलब कुछ बिल्कुल अलग वैल्यू जो कि अनएक्सपेक्टेड है, दिस इज आउटलायर। तो हम देख रहे हैं एज में कोई आउटलायर नहीं है, जेंडर में भी नहीं है, CPN में नहीं है। ये एक एट्रीब्यूट है, इसमें कुछ आउटलायर्स हैं। ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कुछ आउटलायर है। हम इन पे काम कर सकते हैं, इन चीज़ों को फाइंड आउट करके क्या आउटलायर हटा के हमारा एक्यूरेसी बढ़ रहा है, कितने आउटलायर हैं, वो सब चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से मॉडल्स की एक्यूरेसी बढ़ाई जाती है। तो ये हम बॉक्स प्लॉट के थ्रू चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ कुछ आउटलायर, कितने आउटलायर हैं, बहुत ज़्यादा हैं क्या, ये सब चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। देन यहाँ पर हम दिस इज़ फॉर ठीक है, ये प्लॉट के लिए ही है, ये हमने यहाँ पे प्लॉटिंग किया है। पहले इसमें कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के लिए CORR कोड यूज होता है। तो हमारे पास वेरिएबल का नाम हर्ट था .CORR, तो हमने ये कोरिलेशन देखा, मतलब हर एक एट्रीब्यूट दूसरे पर कितना डिपेंड, जैसे एज, एज और जेंडर में 0.098 इतना कोरिलेशन है, एज एंड CP में 0.069। हम इसे पता कर सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट है वो कितने डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, कोरिलेशन क्या है। तो कोरिलेशन से भी हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। मोर कोरिलेटेड एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट जो दूसरे पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट है तो उसमें से एक को हटा के भी हमारा टारगेट, टारगेट जो है ये टारगेट है किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। देखिए टारगेट के साथ कोरिलेशन है, कुछ एट्रीब्यूट का नेगेटिव कोरिलेटेड है, कुछ पॉजिटिव कोरिलेटेड है। तो टारगेट किन से ज़्यादा फर्क पड़ रहा है टारगेट पर, उस हिसाब से भी हम चीज़ें कर सकते हैं, सर फीचर सिलेक्शन एंड ऑल ये चीज़ें। फीचर सिलेक्शन मतलब कौन से फीचर ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ज़्यादा टारगेट ड्राइव करने में ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, कौन से एट्रीब्यूट आपस में डिपेंडेंट है। अगर दो एट्रीब्यूट आपस में डिपेंडेंट है तो हम उनमें से एक को हटा सकते हैं, क्योंकि उस जो दूसरा है उसकी ज़रूरत नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है, हमें जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, कुछ सामान मंगाना है, बाहर मार्केट भेजना है, हमें पता है कि एक जो स्टूडेंट है उसके साथ दूसरा हमेशा ही जाता है, वो बस ऐसे ही जाता है, सामान लेकर वापस आ गया, तो वो दूसरे को हटा भी दें तो भी काम हो रहा है, वो एडिशनल एट्रीब्यूट है बस। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है वो एडिशनल है, उसका कुछ यूज़ नहीं है। तो इस तरह से हम फीचर सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, एक्स जो हमारे सारे एट्रीब्यूट थे उसमें से टारगेट को हटा दिया, रिमेनिंग को एक्स में रख दिया और टारगेट को वाई में रख दिया, क्योंकि कंपेयर करना, टारगेट मतलब जो बता रहा है कि हार्ट डिसीज है या नहीं, तो उसको एक वाई एट्रीब्यूट में दे दिया। तो इसको बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है वाई, एक्स जो एट्रीब्यूट है, एक्स मतलब रिमेनिंग सारे टारगेट को छोड़ के, और वाई डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब ये ड्राइव हो रहा है रिमेनिंग एट्रीब्यूट से, रिमेनिंग एट्रीब्यूट मिलजुल कर बताएंगे कि हाँ हार्ट डिसीज है या नहीं, और हार्ट डिसीज नहीं बताए, हार्ट डिसीज डिपेंडेंट है, वो इनको नहीं ड्राइव करेगा, ये इसको ड्राइव करेंगे। तो हमने डेटा को ट्रेन एंड टेक्स्ट में डिवाइड कर लिया जो हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट साइज लिखा है 0.3, मतलब हम डेटा को 70-30 में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 70% हम लर्निंग के लिए दे रहे हैं, रिमेनिंग टेस्टिंग के लिए। हम यहाँ पे रैंडम स्टेट यूज कर लेते हैं, क्योंकि जिससे कि ऐसा ना हो कि डेटा बार बार सेम ही ट्रेनिंग टेस्टिंग ले रहा है। जैसे कि अगर मैंने 10 वैल्यू ली है तो हमेशा स्टार्टिंग की 8 वैल्यू ट्रेनिंग में जा रही है, 2 टेस्टिंग में। तो इससे भी क्या हो सकता है कि वो बार बार सिमिलर एंट्री से जरूर हमारा आउटपुट पे इफेक्ट आ सकता है कि
वो एक्यूरेट मिल रहा है या नहीं, इसलिए शफलिंग ज़रूरी है। तो ये रैंडम स्टेट उसके लिए है कि जिससे अलग अलग लर्निंग डेटा जाए और अलग 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 टेस्टिंग डेटा जाए। देन हम यहाँ पे कुछ मॉडल्स अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN। इसके अलावा भी आप और भी मॉडल चेक कर सकते हैं। तो जस्ट ये समझने के लिए, तो इनके ऑलरेडी फंक्शन बने हैं, हमें कुछ करना नहीं है, हमें कोई स्क्रैच कोड नहीं पढ़ना। आप चाहे तो स्क्रैच कोड भी पढ़ सकते हैं और स्क्रैच कोड में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर रिसर्च वर्क। तो अभी हमने स्क्रैच कोड नहीं लिया है, डायरेक्ट बने हुए फंक्शन है, बने हुए फंक्शन लिए हैं और इनकी एक्यूरेसी चेक की है जो ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा लिया है। तो फंक्शन दे दिए, फिर रिजल्ट्स में pd डॉट डेटा फ्रेम कॉलम मॉडल एक्यूरेसी एंड AUC ग्राफ। AUC भी आगे डिस्कस करेंगे, एरिया अंडर कर्व होता है, उससे भी हमें एक्यूरेसी पता चलती है। फॉर नेम मॉडल, फिर हम मॉडल डॉट फिट, अब हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं। तो फिट में एक्स ट्रेन और एक्स टेक्स दे दिया और यहाँ पे मॉडल्स में ये सारे मॉडल्स ले लिए। तो मॉडल अपने आप आते जाएंगे वन बाय वन। एंड प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन में मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेक्स एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अंडरस्कोर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऐसा कैसे लिखना है, वाई टेस्ट, हमने प्रिडिक्शन निकाला पहले, प्रिडिक्शन को कंपेयर किया वाई टेस्ट से, तो हमें पता चलेगा कितनी एक्यूरेसी है। देन AUC कर्व के लिए वाई टेस्ट एंड वाई प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू आती है, वाई प्रिडिक्ट, ये हमने जो वैल्यू निकाली है प्रिडिक्ट से, उसके बीच का ग्राफ होता है। तो अभी हम इसको आगे देखते हैं। ये एक्यूरेसी चाहिए कि जैसे के नियरेस्ट नेबर की एक्यूरेसी 0.87 है। तो ये सारी एक्यूरेसी आ गई। अब हमने इसको क्लियर अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार ग्राफ बना लिया। तो बार ग्राफ बता रहा है कि के नियरेस्ट नेबर की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि जो हार्ड डिसीज प्रिडिक्शन है उसमें KNN बेस्ट काम कर रहा है। एंड ये AUC कर्व है, एरिया अंडर कर्व भी बनाया उन सभी एल्गोरिथम्स के लिए। और AUC में ये देखते हैं कि एरिया जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो बेटर है। तो KNN लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड गॉसियन डिसीजन, तो ये एरिया अंडर कर्व मतलब ये वाला एरिया अंडर कर्व कितना है, वो जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो एल्गोरिथम बेस्ट वर्क कर रही है। तो हम यहाँ से एरिया देख कर भी बता सकते हैं और यहाँ एरिया की वैल्यू भी है कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेटेड वैल्यू भी देख सकते हैं। ओके, तो ये अलग अलग मेथड है चेक करने की। जैसे हमने एक्यूरेसी चेक की, AUC चेक किया, AUC में वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम 9 रैंडम फॉरेस्ट का। एंड एक्यूरेसी जब हम चेक कर रहे हैं तो वो आ रही है मैक्सिमम KNN की। तो ये एक एक पैरामीटर हो गए चेक करने के लिए कि एक पैरामीटर में ये हाईएस्ट है, एक पैरामीटर में ये। तो हम क्या करेंगे फिर, और भी पैरामीटर यूज कर सकते हैं, जैसे वैलिडेशन होता है 10 क्रॉस फोल्ड, K क्रॉस फोल्ड। लेट मी चेक इफ आई हैव, मेरे पास एक पेपर है उसमें, मतलब आप ये कर सकते हैं, अगर दो पैरामीटर इक्वल आ रहे हैं तो बहुत सारे अलग मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि K क्रॉस फोल्ड, 10 क्रॉस फोल्ड, इस तरह से डिफरेंट एक्यूरेसी और तरह से निकाल के फिर देखेंगे कि एट मोस्ट केसेस में कौन सा मॉडल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो उस हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं कि दिस वन इज बेस्ट। तो अभी हम कह सकते हैं अगर हम यहीं तक कर रहे हैं, हम एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, AUC नहीं, तो अभी एक्यूरेसी के हिसाब से KNN बेस्ट है। हम सिर्फ AUC चेक कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आई थिंक रैंडम फॉरेस्ट बेस्ट आ रहा है। और अगर हम दो चीज़ें ही यूज़ कर रहे हैं और हमें कंफ्यूजन है तो हम अदर मेथड भी यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं।